हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ के बारे में और टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको विस्कोसिटी का पूरा कंसेप्ट समझाया। विस्कोसिटी क्या होती है फ्लूइड के अंदर। जो फ्लूइड लेयर्स आपस में मूव करती हैं तो वहाँ पे एक इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? विस्कोसिटी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बात करने जा रहे हैं आप लोग स्टोक्स लॉ की। स्टोक्स लॉ क्या होता है बेसिकली बच्चों? मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन में बताया था आप लोगों को कि अगर आपके पास कोई सॉलिड प्लेट, कोई मेटल प्लेट या वुडन प्लेट है, लिक्विड के सरफेस पे मूव कर लिया कि सॉलिड प्लस लिक्विड के बीच में जब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, सॉलिड प्लस लिक्विड के बीच में जब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो वहां पे दो केस की बात करी थी। केस वन, सरफेस कॉन्टैक्ट। केस टू, इमर्स्ड इन द लिक्विड। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में समझा दिया था कि जब ये लिक्विड यहाँ से मूव करेगा, ये प्लेट जो भी है ये मूव करेगी इधर में, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? विस्कस ड्रैगिंग फोर्स। ठीक है, ये लेयर इस पे लगाएगी। ठीक है, और ये प्लेट इस पे लगा के इधर की डायरेक्शन इसको आगे घुमाएगी। ठीक है, तो जो फोर्स था उसकी वैल्यू थी नीटा ए डीवी बाई डीएक्स। ये हमने बच्चों निकाल लिया था। और विस्कस ड्रैगिंग फोर्स लिक्विड के मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? एक्ट होगा, तो उसके लिए क्या आता है? यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो मैंने इस केस को पिछले लेक्चर में समझा दिया था कि सरफेस कांटेक्ट में होगा तो कैसे क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। ठीक है, आज का केस है जब लिक्विड इमर्ज करेंगे इन द लिक्विड, जो बॉडी को इमर्ज करेंगे इन द लिक्विड। अगर कोई भी बॉडी है, कोई बॉडी नहीं बच्चों, हर बॉडी के लिए केस अलग बनता है, लेकिन आपके जो सिलेबस है वो स्फेरिकल बॉडी का है। ठीक है, क्या कि जब भी कोई स्फेरिकल बॉडी, कोई भी स्टोक्स लॉ जो पर्टिकुलरली बात करता है वो किसके लिए बात करता है? स्फेरिकल बॉडी के लिए। जो स्फेरिकल बॉडी लिक्विड के अंदर इमर्ज्ड होगी, जो स्फेरिकल बॉडी लिक्विड में क्या होगी? इमर्ज्ड होगी, तो उसके क्या होगा? वो इस डायरेक्शन में मोशन है हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में उस पे क्या होगा? विस्कस फोर्स लगेगा। ये लिक्विड लेयर्स उस पे फोर्स लगाएंगे, तो वो क्या लगेगा? जो विस्कस फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, जो अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगेगा, वही क्या कहलाएगा? आपका स्टोक्स लॉ। वही क्या? आपका स्टोक्स लॉ। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू निकालते हैं बच्चों होती है 6 पाई नीटा आरवी। ये मैं अभी सोल्व करके दिखाऊंगी कैसे इसमें। तो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है? बैकवर्ड विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी। बैकवर्ड जब ये लिक्विड के अंदर मूव करेगी, लिक्विड के अंदर बच्चों, बाहर नहीं, सरफेस पे नहीं, लिक्विड के अंदर, जब ये लिक्विड के अंदर मूव करेगी तो बैकवर्ड मतलब पीछे की डायरेक्शन में, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर। ठीक है, जिसके रेडियस क्या है? आर है। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रू द फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी। फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या मान ली? न्यूटन। ठीक है, तो जो विस्कस फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू इतनी होगी। जब भी बॉडी इनसाइड द फ्लूइड मूव करेगी तो उसपे अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस ड्रैगिंग फोर्स लगेगा, और उस फोर्स जो है उसकी वैल्यू होगी बच्चों 6 पाई नीटा आरवी। ठीक है, एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हो गया? नोट कर लिया? बच्चों, तो लिखिए द विस्कस फोर्स the viscous force moving object the viscous force on a moving object किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? से मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड depends on the shape and size of the object, coefficient of viscosity and speed of the object. Coefficient of viscosity एंड तीसरा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब वो ये कह रहा है, देखो जब हमने पीछे फ्रिक्शन पढ़ा था
तो हमने बात करी थी कि चिप लॉक ऐसा हो, चिप लॉक ऐसा हो, हमें उस बात से नहीं, बस इंटरलॉकिंग अगर बराबर है तो फ्रिक्शन बराबर होगा। फ्रिक्शन फोर्स वो आपने मैकेनिकल में पढ़ा था थर्ड यूनिट के अंदर, लॉ ऑफ मोशन में, तो वहां पे फ्रिक्शन जो है शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन यहाँ पे देखो फ्रिक्शनल फोर्स शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है। दूसरा विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा, और तीसरा किस पे डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपके पास कह रहा है स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि जो विस्कस जो फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा किस किस के ऊपर, इन फैक्टर्स के ऊपर। तो कह रहा है फॉर ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इनसाइड द, फॉर ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट inside the fluid force, viscous force depends on the, जो फोर्स है बच्चों वो डिपेंड करेगा किस पे, रेडियस पे, रेडियस ऑफ द स्फीयर पे। किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिख दूं क्या पहले मैं, डिपेंड्स ऑन द, पहले बात लिख देती हूँ, डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तीसरा है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस पे क्या करेगा बच्चों, वो डिपेंड करेगा आपके पास। ठीक है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या था, स्फीयर, स्पीड ऑफ द स्फीयर लिख लो, स्पीड ऑफ द स्फीयर। क्या कह रहा है कि जब हमने इस सिचुएशन को देखा बच्चों, कि जब कोई भी बॉडी है फ्लूइड के अंदर मूव करती है, ठीक है, कोई बॉडी फ्लूइड के अंदर मूव कर रही है, तो उसके ऊपर जो विस्कस ड्रैगिंग जो फोर्स एक्ट करता है वो डिपेंड करता है किस किस के ऊपर, शेप साइज पे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेप एंड साइज मतलब बच्चों उसकी शेप कैसी होगी, आपके जैसे आपके ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, कैसी है, लेकिन आपके सिलेबस में जो बात करते हैं बच्चों स्फेरिकल बॉडी के बारे में बात करते हैं। तो कोई स्फेरिकल बॉडी हमने मान ली बच्चों, ठीक है, उसकी रेडियस क्या होगी, आर होगी, तो वही बात है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्पीड वी। हम यहाँ से कहते हैं जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके पास मीटा की पावर ए, आपके पास आर की पावर बी और वी की पावर सी। इसको निकालने का तरीका वही है बच्चों जो हमने डायमेंशन एनालिसिस में पढ़ा है। ठीक है, आप उल्टा भी लिख सकते हो, आर की पावर, आर लिखा पहले, आर लिख लो, आर की पावर ए जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बी की पावर बी और नीटा की पावर सी। जो फोर्स है वो इन फैक्टर पे क्या करेगा, रेडियस पे, वेलोसिटी पे और नीटा पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहां से क्या कर लेंगे बच्चों, इसको सोल्व कर लेंगे बाय डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन फॉर्मूले पढ़े हैं सबने, सिंपल कुछ नहीं भाई। स्टोक्स ने ये कहा कि फ्लूइड के अंदर जब कोई बॉडी मूव करेगी, जब उस पर जो विस्कस ड्रैगिंग फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वैल्यू होगी 6 पाई नीटा आर वी। उसको निकालने का तरीका क्या है, ये जो विस्कस ड्रैगिंग फोर्स है शेप, साइज, रेडियस, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सब पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये जो कोएफिशिएंट, ये जो आपके पास जो फोर्स लग रहा है, ये शेप पे, साइज पे, रेडियस पे, स्पीड पे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो आपके पास स्फीयर को शहद में मूव करवाओ कुछ और होगा, स्पीड को वाटर में मूव करवाओ कुछ और होगा, ऑयल में मूव करवाओगे स्पीड कुछ और होगी। तो जो विस्कस ड्रैगिंग फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा। बात आ रही ना, एक स्फीयर लिया, वही स्फीयर आपने बॉल ले ली कोई, उस बॉल को वाटर में मूव करवाया, उसी बॉल को तुमने ऑयल में मूव करवाया। ठीक है, तो दोनों केसेस में विस्कस ड्रैगिंग फोर्स क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो उसने यही कहा कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, शेप, साइज और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पे क्या करेगा, ये विस्कस ड्रैगिंग फोर्स डिपेंड करेगा। इसको निकालने का तरीका बच्चों सिंपल है, जो आपने डायमेंशन एनालिसिस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, निकालते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। कर लिया नोट बच्चों, देखिए इसको निकालने का तरीका सिंपल है बिल्कुल, जो आपने डायमेंशन एनालिसिस में पढ़ा है। कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल्स टू, कोई कांस्टेंट ले लो, R की पावर A, V की पावर B, नीटा की पावर C। ठीक है, तो F के कांस्टेंट है, थोड़ी देर के लिए R रेडियस के लिए क्या हो जाएगा, R L, L की पावर A, अब इस पर लिख लो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mLT-2, R के लिए L,
वेलोसिटी स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम l इंटू टी माइनस 1 और नीटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml माइनस 1 टी माइनस 1। ये सब यहाँ पुट कर दो। ml टी माइनस 2 बराबर k को थोड़ी देर के लिए 1 मान लो, r के लिए l की पावर a और वेलोसिटी की वैल्यू l टी माइनस 1 की पावर b और नीटा की वैल्यू ml माइनस 1 टी माइनस 1 की पावर c। सोल्व करना आता है, ये फर्स्ट यूनिट में काफी सिखा रखा है। ml टी माइनस 2 ये बना a प्लस b, l की पावर कॉमन कर लो, a प्लस b माइनस c, t की पावर माइनस b माइनस c, m की पावर c। ठीक है, माइनस b माइनस c और तो यहाँ से कर लो, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर। देखो c को c, m को m से कंपेयर करोगे, l को देखो a प्लस b माइनस c बराबर 1, t की वैल्यू माइनस b माइनस c बराबर माइनस का 2। ठीक है, तो c की वैल्यू यहाँ रख दो आप लोग, यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ रख दो तो b निकल जाएगा। c की वैल्यू यहाँ रखोगे तो माइनस b माइनस 1 बराबर माइनस 2, तो माइनस b बराबर माइनस 2 प्लस 1, तो ये आया माइनस b बराबर माइनस 1, तो b बराबर 1 आ गया और c बराबर b और c की वैल्यू यहाँ रख दो, a माइनस a प्लस b माइनस 1, b की वैल्यू भी 1 है और a की भी तो 1 1, a की भी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो a की भी वैल्यू 1 आ गई बच्चों, b की भी वैल्यू 1 आ गई और c की भी। तो यहाँ पुट कर दो, f की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से आपके पास k r v नीटा। तो आपके k जो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया बच्चों, जो k की वैल्यू एक्सपेरिमेंट ने निकाली थी वो कितनी थी 6 पाई, तो f की वैल्यू हो जाएगी 6 पाई नीटा r v, v भी द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, नीटा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, r रेडियस और v क्या है स्पीड ऑफ द स्फीयर, स्पीड ऑफ द स्फीयर ऑब्जेक्ट। तो ये आ गया आपका स्टोक्स लॉ, दैट इज योर स्टोक्स लॉ। नोट करिए, इसी में बेस्ड आगे की बात करते हैं बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी की। आगे इतना नोट कर लीजिए, टर्मिनल वेलोसिटी कर लिया नोट, जल्दी नोट कर लो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, देखो यहाँ से, जैसे आपके पास कोई फ्लूइड है, ठीक है, आपने कोई बॉल ली, ठीक है, एक बॉल लिया आपने, कोई भी आपके पास कोई भी मेटल की कोई बॉल थी छोटी सी, ठीक है, उस बॉल को जब आप इस लिक्विड के अंदर डालोगे इनिशियली, तो क्या होगा बच्चों, वेट के कारण बॉल नीचे जाएगी, ऊपर की डायरेक्शन में अप थ्रस्ट लगेगा, ब्योयेंसी, लॉ ऑफ ब्योयेंसी और विस्कस ड्रैगिंग फोर्स लेयर के बीच में, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे बॉल और यहाँ नीचे गई, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि फोर्स बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ी, स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, W ग्रेटर देन है U प्लस F से, तभी क्या हो रहा है बच्चों, बॉल नीचे जा रही है, ठीक है। आपके पास अब जैसे थोड़ा और नीचे आए बच्चों, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, एक स्टेज ऐसे आई वहां पे कि आपके पास अप थ्रस्ट, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स थोड़ा बढ़ गया और अप थ्रस्ट और W, एक सिचुएशन ऐसे आई जब W बराबर हो गया किसके, U प्लस F के, और बॉल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव करने लगी, उस वेलोसिटी को बोलते हैं बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी। मैंने क्या कहा कि बॉल नीचे आई बच्चों, पहले एक बॉल है उसको पानी में डालोगे, तो एकदम से डालोगे तो क्या होगा, वो एकदम नीचे जाएगी ना, नीचे जाएगी। तो एक सिचुएशन ऐसी है तब W ज्यादा है इससे, तभी वो नीचे जा रही है आप थ्रस्ट और विस्कस ड्रैगिंग फोर्स से, क्योंकि बॉल को जब लिक्विड में डालोगे तो वेट के कारण फोर्स नीचे लगेगा, ऊपर अप थ्रस्ट लगेगा, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स लगेगा, तो धीरे धीरे बॉल नीचे आ रही है, स्पीड बढ़ रही है एकदम से। और एक स्टेज ऐसे आई बच्चों, उस बॉल के अंदर, लिक्विड के अंदर जब वो अंदर घुसी पूरी तरीके से, तब क्या हुआ कि वेट जो है वो बराबर हो गया अप थ्रस्ट प्लस में लिक्विड के, और बॉल जो है इसके बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगी, मूव करेगी इन द फ्लूइड। बॉल जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इन द फ्लूइड क्या करेगी, मूव करेगी। देखो ये लिखा मैंने, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, द मैक्सिमम कांस्टेंट, जैसे बॉल नीचे जा रही है तो मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर कर ली, यहाँ पे स्पीड बढ़ती जा रही है, फोर्स बढ़ता जा रहा है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन आई जो बॉल की वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हाइल फॉलिंग थ्रू द विस्कस मीडियम इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहेंगे उसको, टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू कैसे आएगी। आपको पता है वेट को W बराबर क्या है, U प्लस है, W क्या लिख सकते हैं mg। अब थ्रस्ट, लॉ ऑफ फ्लोटेशन में समझाया था
क्या होता है, वी रो। जो यहाँ पे एक बात ध्यान रख लेना, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी। वो आप किसी की भी मान लो बच्चों, मैं ये मान रही हूँ सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। सिग्मा क्या है, फ्लूइड की डेंसिटी। बस वो तुम कुछ भी मानो बच्चों, मैंने ये माना है, ठीक है। तुम सिग्मा रो किसी को लो, पर मैं ये मानती हूँ जनरली कि जो बॉडी है इसकी डेंसिटी रो है और जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी क्या है, सिग्मा, ठीक है। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला था वी रो जी, ठीक है। तो यहाँ अब थ्रस्ट क्या था बच्चों, वी रो जी। अब रो क्या था, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द फ्लूइड, और रो क्या था, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मैंने यहाँ पे क्या मानी, सिग्मा। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या मानी मैंने, सिग्मा। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे सिग्मा, तो आएगा वी सिग्मा जी प्लस आपके पास अब थ्रस्ट फोर्स एफ, ठीक है। यहाँ से mg को क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ से एफ थ्रस्ट फोर्स कितना लग रहा है, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स। विस्कस ड्रैगिंग फोर्स क्या लग रहा है, 6 पाई नीटा आरवी। विस्कस ड्रैगिंग फोर्स की वैल्यू 6 पाई नीटा आरवी, 6 पाई नीटा आरवी। वी क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। विस्कस ड्रैगिंग फोर्स के कारण यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। एम को क्या लिख सकते हो बच्चों, मास। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी क्या माने, सॉलिड स्फीयर की मैंने रो, वेट के कारण mg, सॉलिड स्फीयर के कारण निकल लगेगा, तो क्या लिखेंगे, रो वी रो जी, वी रो जी बराबर वी सिग्मा जी प्लस 6 पाई नीटा आर वी टी, ठीक है। इसको मैं इधर ले जाऊं, इसको लिख लेती हूँ 6 पाई नीटा आर वी टी बराबर वी, इसको मैं इधर ही रख लेती हूँ, इसको इधर लाऊंगी मैं, इसको इधर लाऊंगी तो ये बनेगा वॉल्यूम बार रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ठीक है। तो आपको वी टी चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी, तो वी रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइड बाई 6 पाई नीटा आर, ठीक है। ये आ गया आपके बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, स्टोक्स का स्फेरिकल बॉडी के लिए बात कर रहा था, ये मैंने स्फेरिकल बॉडी के लिए बात करी है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ रख दो। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या बन गई, 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाई 6 पाई नीटा आर। आर से आर क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। इधर से बना लो बच्चों, ये बना लो एक बार जल्दी से, बना लिया, बना लिया बच्चों, हटा दो ये यहाँ से। तो देखिए यहाँ से तो ये आया बच्चों 4/3 पाई, ऊपर है आर स्केयर रो माइनस सिग्मा इंटू जी, दिख तो रहा है ना, वीटी की वैल्यू आई 4 पाई रो माइनस सिग्मा 4 पाई आर स्केयर, ये आर स्केयर है ना, एक आर से एक आर कैंसिल इंटू जी, नीचे क्या है 3, ये 3 नीचे चला जाएगा, 3 6 पाई नीटा। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 3 पे कैंसिल, तो यह है टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 आर स्केयर रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाई नीटा। तो ये आ गई बच्चों आपकी टर्मिनल वेलोसिटी। ये क्या आ गई यहाँ से आपकी टर्मिनल वेलोसिटी, समझ आ गया। जो टर्मिनल वेलोसिटी है बच्चों किस किस पे डिपेंड कर रही है, टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्केयर के, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी और आर के बीच में अगर ग्राफ बनाऊं मैं, टर्मिनल वेलोसिटी और आर के बीच में ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लो जल्दी से, कर लिया, हो गया। अब देखिए यहां से टर्मिनल वेलोसिटी जो है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यहाँ पे वेलोसिटी के। टर्मिनल वेलोसिटी जो है टाइम की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। हाँ, टाइम के क्या है, डायरेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी का जो रिलेशन होगा वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी और टाइम के साथ अगर हम रिलेशन देखें, टाइम फॉर्मूले में नहीं है, आपको देख नहीं है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। देखो क्या हो रहा था जब फ्लूइड के अंदर डाल रहे थे, यहाँ से देख लो, फ्लूइड में डालोगे जैसे नीचे आएगा स्पीड बढ़ेगी ना टाइम के साथ, टाइम के साथ W ग्रेटर देन था U प्लस एफ से,
तो जैसे टाइम के साथ फोर्स बढ़ रहा था, स्पीड बढ़ रही थी, एक पर्टिकुलर स्टेज ऐसी आई जब u बराबर w बराबर u प्लस एफ हो गया, उसे बोला कांस्टेंट स्पीड। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर क्या होगी, कांस्टेंट। जो कांस्टेंट होगी उसको क्या कहा, टर्मिनल वेलोसिटी vt। तो vt नहीं, v और टाइम के, वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड बढ़ रही है, नीचे टाइम बढ़ रहा है, बॉल को पानी के अंदर डाला, टाइम बढ़ा के साथ स्पीड बढ़ रही है, और एक पर्टिकुलर स्टेज ऐसी आई जब w बराबर u प्लस एफ हो गया, वहां पे क्या आ गया, आपकी टर्मिनल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉल नीचे जाएगी। उस पर्टिकुलर टाइम के बाद जो बॉल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या जाएगी, आपकी नीचे जाएगी। ठीक है, एक और पॉइंट देखिए बच्चों, जो आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, अगर नीटा बढ़ जाएगा तो टर्मिनल वेलोसिटी घट जाएगी। जैसे हनी और वाटर का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो माइनस सिग्मा की। ठीक है, रो माइनस सिग्मा, मैं इसे लिख दूं रो माइनस सिग्मा। ठीक है, तो इस बात का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर मैं कहूँ रो स्फीयर, रो डेंसिटी किसकी, स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर की, रो डेंसिटी किसकी है, सॉलिड स्फीयर की। ठीक है, ये ध्यान रखना, आप किसी को भी रो को सिग्मा को बस ध्यान रखना, सॉलिड में से ध्यान रख लो, सॉलिड की डेंसिटी में से फ्लूइड की डेंसिटी घटेगी फॉर्मूले में। ठीक है, सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, सॉलिड स्फीयर डेंसिटी, और ये क्या, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, एक बार नोट करो, फिर इसके केस की बात करते हैं बच्चों, कर लीजिए एक बार नोट जल्दी से। ठीक है, कर लिया, यहाँ पे हटा दो, कर लिया नोट, हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर देखो पहला केस रो माइनस सिग्मा, पहला केस अगर रो ग्रेटर देन है सिग्मा से, तो टर्मिनल वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है, और बॉल किधर मूव करेगी, फ्लूइड के अंदर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बॉल मूव, स्फीयर मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, स्फीयर मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। स्फीयर किधर जाएगा, अरे ओबी सी बात है, स्फीयर की डेंसिटी ज्यादा होगी तभी तो लिक्विड के अंदर जाएगा, अंदर नीचे मूव करेगा, कम होगी तो ऊपर ही तैरता रहेगा। दूसरा केस सेकंड, अगर सिग्मा ग्रेटर देन रो से, तो टर्मिनल वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि स्फीयर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। कब होगा ऐसा, जैसे एयर बबल होता है ना, एयर बबल भी स्फेरिकल फॉर्म में होगा बच्चों, और वो भी कैसे मूव करता है, फ्लूइड के अंदर ऊपर की डायरेक्शन, जैसे झाग बनते हैं तुम्हारे सर्फ एक्सेल वगैरह के बबल, तो एयर बबल किधर मूव करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। उसी सिचुएशन में क्या हो गया कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज्यादा होगी, किससे, डेंसिटी ऑफ द स्फीयर से। तब जैसे आपका एग्जांपल ले सकते हो, एयर बबल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, समझ आया। जब ये ज्यादा होगा वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। मैं कह सकती हूँ स्फीयर मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। स्फीयर का मतलब बच्चों वहां पे एयर बबल की बात करते हैं, एयर बबल के केस में ऐसा होता है कि वो किधर मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर ये केस है आपके पास, तीसरा केस आता है, अगर है केस नंबर थर्ड, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकेंड, केस नंबर थर्ड, अगर रो बराबर है सिग्मा की, रो किसके बराबर है, सिग्मा की, तो स्फीयर दोनों डेंसिटी बराबर है, तो स्फीयर सरफेस में रिमेन सस्पेंडेड रहेगा, स्फीयर रिमेन्स सस्पेंडेड, स्फीयर रिमेन्स सस्पेंडेड। ठीक है, नोट करो बच्चों, फिर न्यूमेरिकल डिस्कस इसके बाद जल्दी नोट कर लीजिए, कर लो नोट जल्दी से भाई, कर लो। हो गया नोट, कर लिया नोट, हो गया, हो गया। क्वेश्चन है बच्चों, ये एक फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर किसी भी वेलोसिटी से स्फीयर मूव कर रहा है, और नीटा विद द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी स्फीयर की, और स्फीयर की रेडियस दे रखी है आपको r। तो अपोजिट तो पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिफोर स्टॉपिंग। ये स्फीयर आगे मूव करता जा रहा है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे कहीं आके मान लिया स्टॉप हो गया ये तो ये डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, इसकी s मान ली, ये डिस्टेंस क्या मान लिया, रेडियस को r मानोगे इसलिए मैंने इसको s मान लिया। ठीक है, यहाँ पे आके क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो कह रहे थे स्टॉप होगा तो वहां पे डिस्टेंस बताइए।
तो इनिशियली वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, u बराबर v हो गया, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी 0। तो क्या हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as? नहीं बच्चों, ये नहीं लगा सकते। ये कब लगाते हैं हम लोग, जब एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे टाइम के साथ स्पीड चेंज हो रही है, डिस्टेंस के साथ स्पीड क्या हो रही है यहाँ पे, चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं है, तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। तो क्या लगाएंगे बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स अपॉन में मास, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला विस्कस ड्रैगिंग फोर्स, जब लिक्विड आगे मूव करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस ड्रैगिंग फोर्स लगेगा। उस ड्रैगिंग फोर्स की वैल्यू 6 पाई नीटा आरवी, ठीक है, डिवाइडेड बाय m। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, dv बाई dt, dv बाई dt। अब टाइम का तो कुछ कंसेप्ट नहीं, डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ds से मल्टीप्लाई कर दो, ds से डिवाइड कर दो। ये रिलेशन मैंने पहले ही बताया था। ये ds बाई dt क्या बन गया, v इंटू dv बाई ds। देखो ये रिलेशन बता रहा है कि डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, आपकी स्पीड जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो देखो ये भी एक्सेलरेशन और ये भी क्या आपका एक्सेलरेशन, पुट कर दो दोनों को, क्या है 6 पाई नीटा आर वी बाई एम, एक्सेलरेशन की वैल्यू डिवाइड बाय इज इक्वल टू v इंटू dv बाई ds। तो v से v क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, तो है 6 पाई नीटा बाई m इंटू आर। तो देखो नीटा कोएफिशिएंट वेलोसिटी कांस्टेंट है इसकी, फ्लूइड का मास भी कांस्टेंट, सॉरी स्फीयर जो उसका मास कांस्टेंट है, रेडियस स्फीयर फिक्स है, स्फीयर तो चेंज नहीं हो रहा ना, छोटा बड़ा नहीं हो रहा ना, तो ये सब क्या हो गया कांस्टेंट, बराबर dv बाई ds। इसको मैं एक k कांस्टेंट कह दूं, ये बन गया k इंटू dv ds बराबर dv। अब यहाँ पे बच्चों ये माइनस आएगा इस फॉर्मूले में ना, वो f इज इक्वल टू ये माइनस जब हो ना 6 पाई नीटा आरवी, तो इसका मतलब क्या है, जब फ्लूइड वेट के कारण नीचे जा तो ऊपर विस्कस ड्रैगिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो वो माइनस साइन इसको इंडिकेट कर रहा था, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स, फ्लूइड आगे बढ़ेगा तो विस्कस ड्रैगिंग फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस, ये फॉर्मूले में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस। तो याद रखना वो माइनस फिर बाद में कंफ्यूज ना करे, इसलिए मैंने बता दी। तो ये बना बच्चों, यहाँ से माइनस रहेगा बाहर, क्योंकि ये वैल्यू इसकी वैल्यू क्या मान ली मैंने, ये k, तो माइनस आया वो। अब ये यहाँ से कहां से कहां जा रहा है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल क्या हो रही है 0, तो v से 0, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है इसकी 0। डिस्टेंस कहां से कहां मूव कर रहा है, मान लिया 0 से s तक, यह है माइनस ks बराबर dv की वैल्यू v टू 0, तो आया 0 माइनस v, 0 माइनस v, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो s क्या आ जाएगा v बाई k, तो v बाई k ये रहा आपका 6 पाई नीटा आर m। कितने डिस्टेंस चलेगा बच्चों, वो इतनी डिस्टेंस चलेगा, v m v क्या वेलोसिटी 6 पाई नीटा आर। नोट करिए इस न्यूमेरिकल को। यहाँ पे ये क्यों नहीं लगा सकते थे, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं है, डिस्टेंस के साथ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। डिस्कस ड्रैगिंग फोर्स है फ्लूइड के लिए, तो हमें ये कंसेप्ट पढ़ा था, हमने इसको लगा दिया। नोट करिए बच्चों। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। देखो बिल्कुल सीधे न्यूमेरिकल में बच्चों फोर्स लगाया, मान लो आपको फॉर्मूला है 6 पाई नीटा आर, वो मैं नहीं करवा रही हूँ, आप कर लेंगे। जैसे नीटा दे देगा, आर दे देगा, बी दे देगा, एफ पूछ लेगा आपसे, या ये कोई दे दिया सारे नीटा पूछ लिया, तो वो आप कर सकते हैं, वो इजी क्वेश्चंस। थोड़े जो थोड़े अलग से पढ़ते हैं वो मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, इसको नोट करिए जल्दी से। कर लिया? देखिए बच्चों बिल्कुल इजी सा एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। एन आयरन बार ऑफ रेडियस, एक आयरन बार है जिसकी रेडियस दे रखी है 0.3 सेंटीमीटर, फॉल थ्रू ए कोलमन ऑफ ऑयल ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी दे रखी है 0.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड दे रखी है आपको 0.9 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज फाउंड दैट अटेन टू टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड इनवर्स। डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, नीटा पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और जो कि आयरन डेंसिटी आपको दे रखी है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो क्या टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बच्चों,
2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बाई निटा। निटा पूछा, निटा को इधर ले आओ। 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी डिवाइड बाई वी टी। ठीक है, बस रख दो सारी वैल्यू। क्या आ जाएगा 2/9 आर रेडियस 0.3 का स्क्वायर, ठीक है, रो स्फीयर आयरन की 7.8 और फ्लूइड की डेंसिटी है बच्चों 0.94 जी की वैल्यू 9.8 ले लेना डिवाइडेड बाय टर्मिनल वेलोसिटी 0.5। ठीक है, तो ये यहाँ से नीटा आ जाएगा आपके पास। ये आ जाएगा बच्चों अप्रोक्सीमेटली 268 पॉइंट्स के बराबर। सोल्व कर लोगे तो ये आपका आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट करिए जब तक मैं मार्कर में एक डालती हूँ। नोट कर लो बच्चों, सिंपल था, नीटा पूछा था, सारा डाटा आपको गिवन है। ठीक है, सीजीएस में दे रखा, सीजीएस में पॉइज मैंने कहा था पॉइज वाले यूनिट ज्यादा फेमस है, तो उसी में आपका आंसर निकल जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, इफ एन इक्वल रेन ड्रॉपलेट्स एंड 10 रेन ड्रॉप है बच्चों, 10 रेन ड्रॉप। ठीक है, 10 रेन ड्रॉप्स है। ठीक है, वो क्या कर रही है, फॉलिंग ऑन एयर के अंदर फॉल हो रही है। ठीक है, विद इक्वल स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इनकी स्पीड कितनी है बच्चों, इनिशियली हर एक की 10 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो ये रेन गिर रही है नीचे, ये जो रेन ड्रॉप आ रही है, इनकी स्पीड इतनी दे रहा है। ठीक है, कोलैप्स, ये आपस में कोलैप्स कर गई। कोलैप्स कर गई मतलब मिल गई आपस में, मिल के इन्होंने एक बड़ी सी ड्रॉप बना दी। ठीक है, कोलैप्स मतलब मिल गई आपस में। जैसे मैं कहूँ 10 छोटे छोटे स्फीयर को मिला के एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया। ठीक है, और जो ऑयल आपकी जो रेन ड्रॉप है वो भी स्फेरिकल फॉर्म में होती है बच्चों। द रिजल्टेंट ड्रॉप अटेन ए न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। जब ये पूरा एक स्फीयर बन गया, अब इसकी एक न्यू टर्मिनल वेलोसिटी है। इनकी टर्मिनल वेलोसिटी ये है हमारे वी, ये आपके पास इनिशियल कह दूं मैं, और ये आपकी कोई फाइनल वी टी इनिशियल। ठीक है, तो इनिशियल टर्मिनल वेलोसिटी जब वो रेन ड्रॉप गिर रही है तो इनकी इतनी है। जब वो रेन ड्रॉप आपस में मिलकर कोलैप्स होगी, आपस में क्या होगी, वो कोलैप्स होगी एयर के अंदर। ठीक है, तो उनकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, कितनी होगी वो पूछ रहे हैं। जब वो आपस में मिल जाएंगी सारी रेन ड्रॉप मिलकर बड़ा सा स्फीयर बना रही है, तो अब बताइए उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। उसने कह रहा है टर्मिनल वेलोसिटी वो इतनी होनी चाहिए। उसने कह दिया यहाँ पे अटेन ए न्यू टर्मिनल वेलोसिटी, तो न्यू टर्मिनल वेलोसिटी ये होगी, ये प्रूव करिए। या वो ये कह देता फाइंड द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी, तो कैसे निकालेंगे बच्चों। देखो स्मॉल ड्रॉप्स है, मिलके क्या बना रही है, बिगर ड्रॉप। स्मॉल ड्रॉप मिलके एक बड़ा सा ड्रॉप बना रही है, स्मॉल स्फीयर मिलके एक बड़ा सा स्फीयर बना रही है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर बराबर होगा n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर, ऐसा कह सकते हैं। तो वॉल्यूम तो ओवरऑल बराबर ही होगा। जैसे मैं कहूँ आपके पास 20 ड्रॉप ने मिलकर एक स्फीयर बनाया। ठीक है, तो 20 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, बड़ी छोटी जो रेन है उसका रेडियस स्मॉल आर मान लिया, जो बड़ा बना उसका रेडियस क्या मान लिया, कैपिटल आर। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर या स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आर क्यूब किसके बराबर हो गया, n इंटू आर की पावर क्यूब। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की पावर 1/3 इंटू आर। ठीक है, तो इनिशियल टर्मिनल वेलोसिटी इनिशियल कितनी होगी, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई नीटा। अब रो का काम कौन करेगा बच्चों, जो स्फीयर बना हुआ है, जो ये स्फीयर बना हुआ। ठीक है, और सिग्मा फ्लूइड एयर के अंदर, जो एयर की जो डेंसिटी है उसके लिए क्या, इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। एक बार फिलहाल इतना ध्यान रखो, रो माइनस सिग्मा डेंसिटी होती थी। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास वो कह रहा है कि इनिशियल टर्मिनल वेलोसिटी ये है। ठीक है, बाकी तो सब सेम ही रहेगा, सारे फैक्टर वही, डेंसिटी वही, फ्लूइड वही, सब कुछ है। ठीक है, फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2/9 रेडियस आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा बाई नीटा। सब कुछ वही, फ्लूइड है वही, रेन ड्रॉप है वही, तो आपस में मिल रही है ना, सारा सब कुछ सेम है, डेंसिटी सब कुछ। अब इनको आपस में डिवाइड कर लो, v टर्मिनल वेलोसिटी फाइनल, v टर्मिनल वेलोसिटी इनिशियल। तो डिवाइड करोगे तो 2 की पावर 9 से 9 आपस में क्या हो जाए, कैंसिल।
रो सिग्मा से रो सिग्मा, नीटा से नीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है, ये है आपके पास इस कैपिटल आर की वैल्यू, तो मैं क्या लिख दूं एन की पावर 1/3 इंटू आर की पावर का स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये मिला मेरे पास एन की पावर 2/3 आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, तो वी टर्मिनल फाइनल कितनी आ गई एन की पावर नीटा की पावर 2/3, नीटा नहीं एन है बच्चों ये नंबर ऑफ ड्रॉप, एन की पावर 2/3 इंटू वी टर्मिनल वेलोसिटी इनिशियल, तो एन की पावर 2/3, वी टर्मिनल वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी बच्चों 10, कितनी थी 10, तो ये 10 इंटू कितना आ गया एन की पावर 2/3, 10 इंटू ये तो पूछा था इतना होगा, प्रूव करिए। तो क्या करा बच्चों, पहले इनिशियल टर्मिनल वेलोसिटी लिख ली, उसके लिए रेडियस स्मॉल आर, फिर बाकी सब फैक्टर सेम है, रो सिग्मा सब उसी फ्लूइड के लिए बात हो रही है, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, मिलके सारी ड्रॉप एक बड़ा स्फीयर बना, सारी ड्रॉप्स आपस में मिल गई, वो मिल गई कोलैप्स कर गई, तो बच्चों उनकी रेडियस चेंज हो जाएगी, मिलके एक पूरा स्फीयर बना रही, कोलैप्स कर रही है, तो रेडियस चेंज हो जाएगी बड़ा स्फीयर की, वो रेडियस निकाल ली, दोनों केस के लिए टर्मिनल वेलोसिटी निकाली, रेशियो निकाल दिया, तो ये क्या आ गई टर्मिनल वेलोसिटी फाइनल, फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी इस फैक्टर से क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी जब ड्रॉप्स आपस में मिलेगी। नोट करिए इस पॉइंट को जल्दी से, कर लिया, जल्दी नोट कर लो बच्चों, कर लीजिए जल्दी नोट, हो गया। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एस्टिमेट द टर्मिनल स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप, ठीक है। ये रेन ड्रॉप कहाँ गिरेगी बच्चों, एयर के अंदर ना, देखो पिछला एक क्वेश्चन है एक तरीके से, बस थोड़ा सा समझाने के लिए दूसरा उठा लिया, क्योंकि ये रेन ड्रॉप ऐसे गिर रही है बच्चों, ठीक है, ये मिलके एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया इन्होंने, ये ऐसे एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया गोल्डन रेन ड्रॉप्स में मिलके, ठीक है। तो ये रेन स्फीयर है, तो ये तो वाटर ही है बच्चों यहाँ पे, तो और ये वाटर गिर किस में रहा है एयर के अंदर, तो फ्लूइड का काम कौन करेगा एयर, फ्लूइड का काम क्या करेगा एयर। पूछ रहा है बच्चों आपसे टर्मिनल स्पीड, टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला क्या था 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा बाई मीटर। अब रो क्या है स्फीयर, तो जो ये स्फीयर बना ना ये कैसे ट्रीट करेगा एज ए सॉलिड स्फीयर, इट ट्रीट रेन वाटर का जो स्फीयर बना, सारी रेन ड्रॉप्स आपस में मिल गई, सारी रेन ड्रॉप्स जो आपस में मिल गई, जो रेन ड्रॉप्स का स्फीयर बना वो कैसे ट्रीट करेगा, इट एक्ट एज ए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो यहां से बस हो गया सोल्व 2/9 रेडियस ऑफ द स्फीयर बच्चों इसने दे रखी है आपको 2 × 10⁻⁴ का स्क्वायर, और डेंसिटी ऑफ द ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड थी, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड को कौन काम करेगा एज ए वाटर, तो इसके लिए क्या लिखोगे 10⁻3, और डेंसिटी ऑफ एयर ये फ्लूइड की डेंसिटी, फ्लूइड मतलब सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों होता है, फ्लूइड मतलब सॉलिड प्लस लिक्विड, तो यहाँ पे फ्लूइड का काम कौन करेगा एयर, और एयर की वैल्यू बच्चों 1.21 डिवाइड बाय नीटा, ये नीटा दे रखा है 1.8 10⁻⁵। अब देखो ये 1000 रुपए कंपैरिजन में 1 रुपया नेग्लिजिबल है ना लगभग, तो आप इसको थोड़ा नेग्लेक्ट करके सोल्व करेंगे तो लगभग वही वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, समझ आया। पिछले क्वेश्चन में मैं कह रहे थे रो सिग्मा सब, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो बराबर ही रहेगी, स्मॉलर होती लोअर हो, एयर तो वही रहेगी ना, ठीक है। तो रो माइनस सिग्मा दोनों केस में वहां पे क्या रहेगा सेम। अब समझ आ गया, नोट करिए इस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कर लिया नोट। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के वीडियो लेक्चर का, नोट कर लीजिए जल्दी से, कर लिया, हो गया, हो गया। देखिए बच्चों एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, कह रहा है स्फीयर ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी थ्रू ए फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी नीटा, ठीक है। एक स्फीयर है बच्चों अंडर ग्रेविटी, मतलब उसको ऐसे यहाँ से फोल्ड करांगे, तो जैसे फोल्ड करेंगे तो वेट के कारण फोर्स ऊपर लगेगा, आप थ्रस्ट और विस्कस फोर्स ऊपर लगेगी, ठीक है। टेकिंग एवरेज एक्सेलरेशन हाफ ऑफ द इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियली देखो इनिशियल एक्सेलरेशन निकालते पहले, देखो जब वो जब बॉल को डालेंगे, जस्ट डालेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली बच्चों वेट ज्यादा होगा किससे, u प्लस एफ से। तो मैं अगर यहाँ से नेट फोर्स की बात करूँ थोड़ी देर के लिए, W बराबर u प्लस एफ, जब नेट फोर्स की बात करूँ तो नेट फोर्स क्या लग रहा है, W ज्यादा है, तो अगर मैं नेट फोर्स कहूँ तो किसके बराबर, W माइनस u माइनस W की। नेट फोर्स क्या लग रहा है, u, नेट फोर्स क्या हो रहा है आपके पास, घट रहा है, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स नेट घट रहा है, हालांकि ये ज्यादा होगा बच्चों इससे,
इतना इधर लेगी, तो ये फोर्स ज्यादा होगा इनिशियल। तो इनिशियली जब वो बॉल को डाला, हमने जस्ट जब बॉल को डाला उस लिक्विड के अंदर, तो नेट फोर्स इतना लगेगा जस्ट जब हमने डाला। तो क्या कह सकती हूँ मैं यहाँ से, जब बॉल को डाला है वहां से, तो F इज इक्वल टू यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, यू क्या अप थ्रस्ट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, V रो जी। जी क्या है यहाँ पे, फ्लूइड डेंसिटी। रो क्या होती है, फ्लूइड डेंसिटी। ठीक है, रो क्या होगी, फ्लूइड डेंसिटी। मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानते हो तो मैं इसको सिग्मा मान लेती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सिग्मा लिख दूंगी, सिग्मा माना था मैंने डेरिवेशन में। ठीक है, माइनस mg क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो F क्या बन जाएगा, जब बॉल को डालेंगे तो ये सिचुएशन रहेगी बच्चों यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे नेट फोर्स मान लेती हूँ, जैसे ही बॉल को डाला तो नेट फोर्स पे क्या लगा, क्योंकि नेट फोर्स मिल जाएगा तो एक्सेलरेशन निकालना, क्योंकि उसने यही कहा है टेकिंग द एवरेज एक्सेलरेशन हाफ ऑफ द इनिशियल एक्सेलरेशन। तो पहले इनिशियल एक्सेलरेशन तो निकालें, तो मान निकालते हैं पहले इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, इनिशियल एक्सेलरेशन। जब बॉल को खींचा तो नेट फोर्स क्या लगा, तो नेट फोर्स निकालते हैं। तो V सिग्मा जी, तो डेंसिटी मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो माइनस रो V जी। ठीक है, अब यहां से F आ जाएगा, यहां से B वॉल्यूम, G बाहर, सिग्मा माइनस रो। ठीक है, अब आपके पास फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में मास। तो एक्सेलरेशन क्या है, F V इंटू सिग्मा माइनस रो इंटू जी डिवाइडेड बाई एम। ये एक्सेलरेशन आ गया नेट। वॉल्यूम की वैल्यू लिखना चाहते लिख लो 4/3 पाई आर क्यूब। जो स्फीयर डाल रहा है उसकी वो क्या मान लिया, सिग्मा माइनस रो इंटू जी डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों यहाँ से एम ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो इसको मैं क्या लिख लूं, ये जो वैल्यू चाहिए आपकी। ठीक है, अब मास को भी लिख लो, थोड़ा यहाँ से सोल्व करके देख लेते हैं। मास को भी क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैं यहाँ से मास को लिख लूं 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा माइनस रो जी, डेंसिटी 4/3, इसको वॉल्यूम में रख लो। वॉल्यूम मास को क्या लिख लोगे बच्चों यहाँ पे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, 4/3 पाई आर क्यूब से 4r क्यूब कैंसिल। रो क्या बच्चों, डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, क्योंकि मैं वेट के लिए बात करूं, मास। ठीक है, तो ये आया A इज इक्वल टू सिग्मा माइनस रो जी बाई रो। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। तो उसने कहा कि एवरेज एक्सेलरेशन, ये इनिशियल एक्सेलरेशन आया बच्चों, ये क्या है, इनिशियल एक्सेलरेशन। उसने कहा कि एवरेज एक्सेलरेशन इनिशियल एक्सेलरेशन का हाफ है। तो एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन जब टर्मिनल वेलोसिटी बॉडी गेन करेगी तो उसके बाद तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। जैसे बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी गेन करते हैं तो वहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब बच्चों एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे a प्लस 0/2, क्योंकि जैसे वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगी तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। और इनिशियल एक्सेलरेशन ये है, इनिशियली जब बॉल को लिक्विड में डालेंगे तो हमारा इनिशियल एक्सेलरेशन ये आया। इनिशियल एक्सेलरेशन क्या आ गया, सिग्मा माइनस रो g/2 रो। मेरी बात समझ आई बच्चों, मैं क्या निकाल रहा हूं, कुछ नहीं कहा, शोज दैट द टाइम टेकन टू अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, उसने तक यहाँ पे बात करी एवरेज एक्सेलरेशन की क्वेश्चन में। तो मैंने कहा जैसे बॉल को डालेंगे तो उसके कुछ एक्सेलरेशन स्पीड गेन करता हो कि एक्सेलरेट करता हो नीचे जाएगा। फिर मैंने बताया कि एक टाइम ऐसा आता है जब u बराबर हो जाता है किसके, f के, मतलब बॉल जो है, स्फीयर जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। जैसा कि मैंने ग्राफ में बताया था कि आपके पास जैसे धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, वहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। जैसे बॉल को लिक्विड में डालोगे धीरे धीरे वो नीचे जाएगा एक्सेलरेट करता हुआ, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे w बराबर u प्लस f हो जाएगा, और वहां पे उसका नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी, तो जो वो वेलोसिटी वो क्या कहलाती है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो हमने इनिशियल एक्सेलरेशन निकाला इस कंसेप्ट से। तो इनिशियल एक्सेलरेशन ये आया। उसने कहा कि एवरेज एक्सेलरेशन इसका हाफ है, तो फाइनल एक्सेलरेशन तो क्या हो रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी पे तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो एवरेज एक्सेलरेशन इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2, तो इनिशियल ये रहा, फाइनल 0 है, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो इतना नोट करो। हो गया। अब बात करते बच्चों, जब उसने बॉल टर्मिनल वेलोसिटी गेन नोट कर लिया बच्चों, ये हो गया। जो बॉल टर्मिनल वेलोसिटी
वेलोसिटी अटेंड कर लेगी तो उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब वहां पे आपके पास एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपके पास मैं ये कंसेप्ट लगा सकती हूँ यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। तो फाइनली आपके पास वेलोसिटी क्या, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू, जैसे बॉल देखो इनिशियली बॉल को लिक्विड के अंदर डाला तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेट करते हुए नीचे गई और एक टाइम पे उसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद वो कांस्टेंट मोशन से आगे मूव करेगी। तो कांस्टेंट मोशन होता है, हम v इज इक्वल टू u प्लस at का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। v इज इक्वल टू u प्लस at, तो u क्या है बच्चों, 0, ठीक है। तो आपके पास a इंटू टी, तो वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय नीटा इंटू जी, ठीक है। क्या होगा, रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय नीटा इंटू, ठीक है। अभी वैल्यू पुट कर दो, ये रो माइनस, ये भी रो माइनस सिग्मा माइनस रो कैसे करते हो बच्चों, रो माइनस सिग्मा आएगा, ये तो रो माइनस सिग्मा आएगा, बच्चों गलती से लिख दिया ये शायद आप लोगों ने, ये रो माइनस सिग्मा आएगा, ये रो माइनस सिग्मा आएगा बच्चों, रो माइनस सिग्मा, रो माइनस, शायद मैं गलती से लिख दी बेटा, मैं फिर से बता देती हूँ एक बार। देखो क्या था, एक बार फिर से देख लो। जब फ्लूइड जैसे ही मूव करेगा तो वेट के कारण फोर्स नीचे लगेगा, आप थ्रस्ट नी ऊपर और फ्लूइड नीचे, देखो तो ये नेट फोर्स कितना लगेगा, वेट के कारण फोर्स ज्यादा होगा, मैं क्या लिख सकती हूँ W माइनस यू, वेट के कारण फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, मैं शायद उल्टा लिख दूँ उस टाइम पे, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन नीचे होगा, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे, तो नेट वेट के कारण फोर्स ज्यादा लगेगा, अब थ्रस्ट कम लगेगा, तो W माइनस यू, F की वैल्यू mg माइनस, में शायद स्टार्टिंग में मिस्टेक कर ली हूँ, तो देख लो एक बार, ये क्या बन जाएगा v सिग्मा g, और ये बन जाएगा v रो g माइनस v सिग्मा g, ठीक है। तो F की वैल्यू m में, तो आपके पास a क्या हो जाएगा, m, फिर ये v देखो घटाओगे इसमें से यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन v इज इक्वल टू, ये आ जाएगा v इंटू रो माइनस सिग्मा, वॉल्यूम कॉमन ले लिया बाई m, फिर ये आगे सारा सॉल्यूशन, ये रिवर लिख लो, पहली बार इसमें ये सॉरी भाई गलती से शायद मैंने u माइनस w कर दिया, लेकिन देखो नेट वेट नीचे जाता है ना, जैसे बॉल को फेंकोगे तो नीचे जाएगी, तो नेट फोर्स नीचे ज्यादा लग रहा है, तो ज्यादा में से कम को घटाओगे, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इनिशियली, नेट फोर्स इनिशियली कितना लग रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, समझ आ रहा है, नेट फोर्स नीचे ज्यादा लगेगा, जैसे मैं स्टार्टिंग में शायद ये समझा रही थी आपको कि ये अपवर्ड फोर्स, ये वेट, तो मैं कह रही थी W बराबर U प्लस है, ठीक है। तो लेकिन आपके पास ये तो कब होता है, जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड करते हैं, लेकिन इनिशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल एक्सेलरेशन में क्या होगा, इनिशियली जैसे बॉल गिरेगी तो वेट के कारण फोर्स ज्यादा लगेगा, तो W माइनस यू करेंगे, फाइनल माइनस, ज्यादा में से कम को घटाओगे ना बच्चों, नेट फोर्स कैसे लग रहा है, ठीक है, तभी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लो एक बार, वहां पे ये W माइनस यू कर लो बस, उल्टा और कुछ नहीं, हो गया, हटा दो ये, हटा दो बच्चों, हो गया, हो गया। अब देखो, अब मैं यहां से ऐसा बता रहा हूं, ये वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन की, ये, तो ये यहाँ पे पुट कर दो, vt की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये यहाँ पे देखो vt, ये रहा, या 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g बाई नीटा, u 0 है, a की वैल्यू ये दी, रो माइनस सिग्मा g डिवाइड बाई 2 रो इंटू में t, ठीक है। रो माइनस सिग्मा से रो माइनस सिग्मा, g से g कैंसिल, और ये बना बच्चों t निकालना आपको, तो ये बना t बाई 2 रो 2/9 r स्क्वायर नीटा बाई t बाई 2 रो, तो t की वैल्यू आ गई 4/9 r स्क्वायर बाई नीटा। तो देखो यहाँ पे फ्लूइड की डेंसिटी पे जो टाइम है, फ्लूइड डिपेंड नहीं कर रहा, ये कह रहा था सो द टाइम अटेंड टू अटेंड अ टर्मिनल वेलोसिटी, जब भी कोई भी बॉल है उस फ्लूइड के अंदर गिरेगी, फ्लूइड के अंदर गिरेगी, तो जो टर्मिनल वेलोसिटी गेन करती है, तो जो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, टर्मिनल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्लूइड एक्विस। आपके पास सही शहद में बॉल को डालो चाहे वाटर में डालो, टर्मिनल वेलोसिटी सेम टाइम पे अटेंड कर लेगा वो स्फीयर, तो टर्मिनल वेलोसिटी है वो फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, नोट डाल के लिख लीजिए कि उसमें
अपने कंसेप्ट में टर्मिनल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्लूइड डेंसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी does not depend on the fluid density। ये इसने पूछा था कि शो करिए कि जो टर्मिनल वेलोसिटी फ्लूइड डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ये हमारे पास कहीं भी देखो डेंसिटी नहीं आया फॉर्मूले में, ठीक है। तो टाइम टेकन बाई ऐसे नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी टाइम टेकन बाई टर्मिनल वेलोसिटी, टाइम बच्चों टाइम अटेंड टू टर्मिनल वेलोसिटी not depend on the fluid density। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, वो आप लोग बुक से लगा लेना और प्रैक्टिस कर लेना। जितने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते थे मेरे को लगता है वो मैंने आपको डिस्कस करे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में बात करने के बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। आज के लिए इतना ही।